हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, कल की हमारी जो क्लास थी वो थी सूफी कवियों और उनके काव्य से संबंधित। कल हमने सूफी कवियों के बारे में देखा था और आज हम उसके आगे चलते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। और अगर कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस डेली पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला पॉइंट लिखा है, 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना जान कवि ने की, जिनका रचना काल 1612 से 1664 ईस्वी माना जाता है। कहते हैं कि अगर प्रेमाख्यानक काव्यों की बात की जाए तो प्रेमाख्यानक काव्यों की जो रचना है वो सबसे ज़्यादा किसने की थी, तो वो सबसे ज़्यादा जो लिखी गई है वो जान कवि के द्वारा लिखी गई है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनता है। और कब? 17वीं सदी के मध्य। समय क्या है? 17वीं सदी के मध्य सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की जो रचना है वो जान कवि ने की, जिनका रचना काल 1612 से 1664 ईस्वी माना जाता है। इनका समय क्या है जान कवि का? 1612 से 1664। ठीक है, 1612 से 1664 इनका समय है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं, जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की थी। इन्होंने कितने टोटल ग्रंथ लिखे थे, इसकी संख्या पूछी जाती है। टोटल इन्होंने 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक काव्य हैं। जिसमें से प्रेमाख्यानक काव्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 29 है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना किसने की? जान कवि ने की। और उनकी संख्या कितनी है? 29 है। इन्होंने 29 प्रेमाख्यानक काव्य लिखे। और अगर कुल ग्रंथों की बात की जाए तो जान कवि के द्वारा 78 ग्रंथों की रचना की गई है। आगे देखिएगा, इनमें से प्रमुख हैं। अब 29 तो प्रेमाख्यानक काव्य इन्होंने लिखे, लेकिन उनमें से प्रमुख कौन से हैं उनको देखते हैं। कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजरश्याम साहिजा दैवा देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। ये 10 ग्रंथ जो हैं इनके महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथों में ये 10 ग्रंथ आते हैं। ये सारे किसके हैं? जान कवि के हैं। एक बार फिर से देखिएगा, कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजरश्याम साहिजा दैवा देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। अगला पॉइंट है, जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की थी। क्या कह रहे हैं? जो जान कवि हैं ये प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान, यानी कि जो लैला मजनू ग्रंथ लिखा गया था पहले, ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसका जो है इन्होंने अनुवाद किया था लैले मजनू नाम से। तो लैले मजनू नाम से इन्होंने अनुवाद किया था, जो कि लैला मजनू नाम का ग्रंथ था जो कि फारसी भाषा में था। उसका अनुवाद किया था जान कवि ने, ध्यान रखिएगा। और नाम क्या था? लैले मजनू। आगे देखिएगा, जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा है। जो जान कवि हैं वो, उनकी भाषा क्या है? वो राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा है। कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, जो लड़कों की जान होती हैं, कौन? उनकी गर्लफ्रेंड। तो जो गर्लफ्रेंड होती हैं लड़कों की, वो उनकी जान होती है और वो उन पर राज करती हैं। भाई, गर्लफ्रेंड क्या करती हैं? लड़कों पर राज करती है ना। जो उनको अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी जान बोलते हैं, और जान जो होती है उनकी वो उन पर ही राज करती हैं। राज भी करती हैं और बरबर भी करती हैं। समय आने पर हड़का भी देती हैं लड़कियां। ठीक है, तो संभल के रहा करिए, ज़्यादा गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़िए। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे तो याद हो जाएगा जान कवि की भाषा क्या थी। जान जो है वो राज करती हैं और समय आने पर बरबर भी करती हैं, यानी कि फालतू की बातें भी करती हैं। तो बरबर यानी कि ब्रज भाषा, कनेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, दामोदर कवि ने अपनी रचना लखनसेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। दामोदर कवि की जो रचना है वो है लखनसेन पद्मावती और इस रचना को इन्होंने वीर कथा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसलिए देखिए इसको ध्यान रखिएगा। ईश्वर दास की जो रचना है सत्यवती कथा, इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यानक काव्य का पहला ग्रंथ माना था। सत्यवती कथा को और ईश्वर दास को प्रथम कवि माना था प्रेम मार्गी शाखा का। आप लोगों ने पढ़ा था कल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और अगर बात करें रामचंद्र शुक्ल ने, तो रामचंद्र शुक्ल वैसे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के विपरीत ही रहते थे, ठीक है। तो इन्होंने प्रेमाख्यानक जिसको इन्होंने प्रेम मार्गी सूफी शाखा का प्रथम कवि स्वीकार किया, उसी को शुक्ल जी ने भक्ति काल में स्थान ही नहीं दिया। भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि शुक्ल जी ने इनको स्थान ही नहीं दिया और इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि मान लिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये प्रश्न बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। जो मृगावती है इसके रचयिता हैं कुतुबन। आप जानते हैं मृग जो है वो वन में रहते हैं, इस तरीके से हमने याद किया था। मृगावती के रचयिता जो कुतुबन थे, ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे, यानी कि शेख बुरहान इनके गुरु थे। किसके? कुतुबन के। प्रश्न बनता है कुतुबन के गुरु कौन थे, तो शेख बुरहान इनके गुरु थे। और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के ये आश्रित कवि थे। कौन? कुतुबन जी। ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे और शेख बुरहान के शिष्य थे। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। ये भी प्रश्न बनता है, जो मृगावती है उसमें लड़का कौन है, मतलब नायक कौन है और नायिका कौन है। तो नायिका जो है वो चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार, लड़के का नाम कहीं नहीं लिखा है, बस सीधा लिखा है राजकुमार, हो सकता है यही नाम रहा हो। तो वो चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती, यानी कि लड़की का नाम क्या था? मृगावती था। ये प्रश्न बनता है कि किसकी बेटी थी, तो रूप मुरारी की ये कन्या थी मृगावती। इन्हीं की प्रेम कथा का वर्णन है मृगावती में। आगे देखिएगा, मंझनकृत मधुमालती, वही मधुमालती जिनका समय कल हमने याद करवाया था कि मधु और मालती नाम की दो लड़कियां हैं जो कि 4-5 रुपए वाला मंजन करती है। वो जो सस्ता वाला कोलगेट कट आता नहीं है, छोटा वाला ट्यूब, तो उसी का से मंजन करती थी मधु और मालती, कोलगेट वाला, ठीक है। तो वो कितने का? 4-5 रुपए का आता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो इनका जो समय था वो 1545 याद हो जाएगा। तो कहते हैं कि मंझनकृत मधुमालती जो है हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। ये ऐसा प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है, इसमें जो है बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव रहा है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, दूसरा पॉइंट है कि मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समांतर रूप से चलती है। तो आपने जितने भी प्रेमाख्यानक काव्य पढ़े होंगे उसमें जो है नायक जो है वो कई पत्नियां रखा है। आपने ये स्टोरी सुनी होगी, चाहे जितना भी आप प्रेमाख्यानक काव्य पढ़िए, लेकिन एक ऐसी रचना आपको मिलेगी जो कि मंझन की रचना है, मधुमालती। ऐसा लगता है ना कि जैसे दो नाम है, एक मधु नाम की कोई लड़की, एक मालती नाम की, तो लगता तो दो है, लेकिन याद रखिएगा ये दो नाम भले ही लग रहा है, लेकिन ये रचना ही ऐसी है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। इसमें एक ही पत्नी रही है, मधुमालती ही। नाम भले तो पढ़ने में लग रहा है, लेकिन ये एक ही है, ठीक है। इस तरीके से याद हो जाएगा कि वो कौन सी रचना है। देखने में तो दो लग रहा है, लेकिन भाई एक ही पत्नी इसकी थी। और इनके साथ साथ एक दूसरी भी कथा साथ में चल रही थी, मतलब एक नायक नायिका की जो लव स्टोरी चल ही रही थी, साथ ही साथ एक और स्टोरी साथ में चल रही थी, वो थी प्रेमा और ताराचंद की। किसकी स्टोरी थी? प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा भी उन्हीं के साथ चल रही थी। तो ये दोनों विशेषता इस रचना के संदर्भ में ध्यान रखिएगा।
अगला पॉइंट है, बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में 2 प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती को लेकर मधुमालती का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में 2 प्रेमाख्यानक, पहला है मृगावती और दूसरा है मधुमालती का उल्लेख किया है जो निम्नांकित है। क्या है? तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। ये वाली जो पंक्ति है, ये जो बनारसी दास जी थे, इन्होंने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है अर्ध कथानक, इसमें इन 2 प्रेमाख्यानक काव्यों का उल्लेख किया है। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। अगला पॉइंट है, सन 1643 संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी। क्या कह रहे हैं? सन 1943 समय संवत में बात करें तो 1700 में दक्षिण के एक शायर थे जिनका नाम था नसरती। इन्होंने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी थी। दक्षिण के शायर थे तो इनकी जो भाषा थी वो भी दक्षिणी उर्दू थी, तो दक्षिणी उर्दू में इन्होंने मधुमालती को आधार मानकर एक रचना की थी जिसका नाम इन्होंने दिया था गुलशने इश्क। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। इनका अलंकार बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी जो रचना पद्मावत है, इसमें कुल खंड कितने हैं? तो 57 खंड है। ये भी प्रश्न बनता है, याद भी होगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है। ये प्रश्न बनता है कि जो जायसी हैं, इन्होंने पद्मावत रचना की थी, प्रेमाख्यानक काव्यों की जो रचना की थी, उसके पहले इन्होंने अपने से पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानक काव्यों का उल्लेख किया था। वो 4 प्रेमाख्यानक काव्य कौन कौन से हैं? मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। ये भी प्रश्न बनता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कितने ग्रंथों का उल्लेख किया था? तो 4। अपने से पूर्व 4 ग्रंथों का उल्लेख किया, मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। आगे कहते हैं, जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे। मतलब इनके गुरु कौन थे जायसी के? वो थे फकीर शेख मोहिउद्दीन। ये इनके गुरु थे और जायसी इनके शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे। बात करें, जो जायसी हैं वो शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। ध्यान रखिएगा, ये इनकी विशेषता याद रखिएगा। इनके गुरु कौन थे? शेख मोहिउद्दीन थे, जिनको मोहिउद्दीन नाम से जाना जाता है। ये शेरशाह के समकालीन कवि थे जायसी और अमेठी के निकट जायस में रहते थे। अगला पॉइंट है, जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय में निम्न है। कौन कौन से हैं जायसी के ग्रंथ? सबसे पहले बात करें पद्मावत, जो कि जायसी की रचना है, बहुत प्रसिद्ध है। तो जायसी की जो रचना पद्मावत है, इसके विषय में इन्होंने कहा है, इसका जो विषय है वो है नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। जो पद्मावत रचना है जायसी की, बहुत प्रसिद्ध है। इसकी जो भाषा है वो ठेठ अवधी है, अभी आगे आपको मिलेगी भी। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो है, इसमें नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी वर्णित है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो नागमती है वो रत्नसेन की पत्नी रहती है और जो पद्मावती है ये इनकी प्रेमिका होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बात करें दूसरी रचना अखरावट है, जायसी की दूसरी रचना अखरावट है। इसके विषय की बात करें तो ये वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। किसमें? अखरावट में। कैसे याद करेंगे? देखिए, वर्णमाला शुरू होता है तो उसमें जो पहला वर्ड होता है वो आ ही तो होता है। पहला वर्ड क्या होता है? आ होता है। तो आ होता है, ये याद रखिएगा, ये स्वर होता है। और दूसरा वर्ड यहाँ पे खा दिया है। तो खा अगर बात करें तो वर्णमाला में खा जो है व्यंजन में दूसरा वर्ड खा ही होता है। अगर व्यंजन में देखें तो दूसरा वर्ड खा होता है और पहला वर्ड अगर देखें तो स्वर में आ होता है। तो थोड़ा सा इससे अगर समझेंगे ना तो कभी इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों भरी चौपाई है, वो है अखरावट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आखिरी कलाम। अगली जो रचना है वो है आखिरी कलाम। इसमें कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। ये भी प्रश्न कई बार बना है कि जायसी की कौन सी रचना है जिसमें कयामत का वर्णन है या फिर उनके मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है, तो वो है आखिरी कलाम। नेक्स्ट रचना है चित्ररेखा। चित्ररेखा जो है ये लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। अगली रचना है कहरनामा। कहरनामा जो है इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और यह कहरवा शैली में लिखी गई है। जो कहरनामा है उसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और ये कहरवा शैली में लिखी गई है। फिर अगली रचना है मसलानामा। मसलानामा जो है इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, जैसे कि कौन सी रचना है जिसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है, तो वो है मसलानामा। तो जैसे इसको याद भी रख सकते हैं, जैसे हमारा कोई मसला होता है हमारे मन में, जैसे होता है मसला मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि कोई बातचीत, हाँ कहते भाई ये सब क्या मसला चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जो हमारे मन में या हमारी फैमिली में कोई मसला चल रहा है, कोई बातचीत चल रही है, नहीं समझ में आती कि इसका हल क्या निकलेगा, तो हम अपना मसला किससे कहते हैं? ईश्वर से कहते हैं। ईश्वर की भक्ति करके हम अपना मसला जो है उनके सामने रखते हैं और कहते हैं हमें इससे छुटकारा मिले। ठीक है, जो भी हमारा मसला चल रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब दूर हो जाएं, है कि नहीं। तो ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है किसमें? मसलानामा में। हम अपना मसला ईश्वर को बताते हैं, याद हो जाएगा। और इनकी लास्ट रचना है कन्हावत। तो ये सारी की सारी रचनाएं जायसी की हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथ पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। मतलब अगर शुक्ल जी के अनुसार जायसी के ग्रंथों की बात की जाए तो इन्होंने केवल इनके 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है। बाकी जायसी के यहाँ पे हमने कितने ग्रंथ देखे? 2, 4, 5, 6, 7 ग्रंथ हमने यहाँ पे पढ़े। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक है। कहते हैं शुक्ल जी के अनुसार जो इनकी रचना पद्मावत है उसका जो पूर्वार्ध भाग है, ठीक है, वो कैसा है? वो कल्पित है और उत्तरार्ध भाग जो है वो ऐतिहासिक है। ये भी प्रश्न कई बार बना है। नेक्स्ट पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। ये कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। ये शुक्ल जी का कथन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्न है। अब कौन कौन से प्रतीक किसको किसको दिए गए हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे बात करें पद्मावत में रत्नसेन, तो रत्नसेन जो है ये मन यानी कि आत्मा का प्रतीक है। जो सिंहल द्वीप है, सिंहल जो है ये हृदय का प्रतीक है। पद्मावती जो है ये श्रद्धा या सात्विक बुद्धि, जिसे हम कहते हैं परमात्मा, उसका प्रतीक मानी गई है पद्मावती। सुबा या हीरामन तोता, सारे कर्ता धर्ता यही थे, यही तोता ही थे, यही गुरु जो हैं। तो ये किसके प्रतीक था? तोता जो है किसका प्रतीक था? गुरु का प्रतीक था। नागमती जो है ये दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन जो है ये शैतान है, कई बार प्रश्न बना है राघव चेतन का। राघव चेतन कौन था? शैतान था। और अलाउद्दीन जो है वो माया का प्रतीक है। तो ये सारे प्रतीक आप याद कर लीजिएगा। और इसमें एक नहीं दिया है चित्तौड़, चित्तौड़ जो है वो तन का प्रतीक है, यहीं पे लिख लीजिएगा आप। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। किसने? विजय देव नारायण शाही। इन्होंने पद्मावत को क्या कहा? अकेले ढंग की, अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है।
पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है ये हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। ये भी प्रश्न बनता है, जो प्रेमाख्यानक काव्य लिखे जाते हैं उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। तो ऐसी कौन कौन सी रचना है जिसमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा दिया गया है? तो वो रचना है मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन, आलमकृत, माधवानल, कामकंदला। आलमकृत जो माधवानल कामकंदला है इसका समय जो है 1884 है, आप लोगों को याद भी होगा। इसका समय जो है आलमकृत माधवानल कामकंदला का जो समय है वो 1584 है, आपको याद भी होगा। और अगर नहीं याद है ये माधवानल कामकंदला का समय, क्योंकि माधवानल कामकंदला 3 लोगों के द्वारा लिखी गई है। अगर किसी को नहीं याद है तो आप मेरी कल की वीडियो जाके देखिएगा। कल की क्लास में मैंने तीनों की ट्रिक बताई है और तीनों को आप बहुत अच्छे से याद भी कर लेंगे समय के साथ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो है ये भक्तिकाल की जो प्लेलिस्ट बनी है संपूर्ण भक्तिकाल, उसमें आपको मेरी कल वाली वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहाँ से जाके इसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं ये वही रचना है, ये मतलब जो 6 रचनाएं बताई गई हैं, इन 6 रचनाओं में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने का क्रम है, याद रखिएगा। आगे कहते हैं प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। कहते हैं वैसे तो 5 जो प्रेमाख्यानक काव्य लिखे जाते हैं उसमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने का क्रम है, लेकिन कुछ प्रेमाख्यानक काव्य हैं जिनमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा पाई गई है। वो रचना कौन कौन सी है? तो वो रचना आपकी पद्मावत है जो कि जायसी की द्वारा लिखी गई है, और चित्रावली है। ठीक है, जायसी और चित्रावली। चित्रावली उस्मान की रचना है, आप जानते हैं 1613 ईस्वी में लिखी गई है। 13 चित्र उससे सुंदर है, ये वाला ट्रिक था, 13 चित्र उससे सुंदर है। कल की क्लास जिन्होंने नहीं देखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जाके सारी रचनाओं को याद करिए, वहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। और सारी रचनाओं को मैंने ट्रिक से याद भी कराया है, और आई होप आपको वो सारी ट्रिक बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगी। तो पद्मावत और चित्रावली ये 2 रचना ऐसी है जिनमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने का क्रम है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। तो हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? उस्मान जी थे, और बादशाह जहांगीर के ये समकालीन थे। ये किसके समकालीन थे? बादशाह जहांगीर के। और जायसी जो है शेरशाह के समकालीन कवि थे। आगे कहते हैं उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान, आप जानते हैं सुजान जो है, अगर देखा जाए तो सुजान जो है रीतिकाल में घनानंद की जो प्रेमिका थी उनका नाम था सुजान, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे उस्मान की जो रचना है चित्रावली, इसमें नायक का नाम है सुजान। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सुजान नाम 2 जगह आपको मिलता है, एक प्रेमिका के रूप में घनानंद की प्रेमिका है, और यहाँ पे नायक के रूप में सुजान जो है वो चित्रावली के नायक हैं। और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है, किसमें? चित्रावली में। तो नायिका का नाम चित्रावली है, और चित्रावली के जो नायक हैं वो हैं सुजान, जो कि नेपाल के राजकुमार थे। अगला पॉइंट है, चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। जो चित्रावली रचना है इसमें अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है, ये भी प्रश्न कई बार बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। जो नूर मोहम्मद हैं ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है, नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो रौजतुल हकायक की भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी, याद रखिएगा। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। कहते हैं नूर मोहम्मद की जो रचना है इंद्रावती, इसमें कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है।
नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। जो नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी है, जो कि बरवे छंद में प्रयोग की गई है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो समय है वो 1664 है। कल मैंने इसका समय याद कराया था, मैं बार बार कह रही हूँ, जो लोग कल की क्लास नहीं देखे हैं वो जाके पहले कल की क्लास देख लें। इसका जो समय है वो 1764 है, सॉरी 1664 नहीं 1764 है, तो गलती से मेरे मुंह से 1664 निकल गया, 1764 इसका समय है। आप जाके कल की वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कल वाली क्लास मेरी थी। तो आइए इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। इनकी भाषा सूफी रचनाओं में से अधिक संस्कृत गर्भित है। कहते हैं शुक्ल जी कहते हैं कि जो नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी, इसकी भाषा जो है सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी गई है। कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बंधी है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे ना लिखकर बरवे रखे हैं। तो चौपाई और बरवे में जो है, ये इसमें जो छंद प्रयोग किए गए हैं वो चौपाई और बरवे में है, ठीक है। दोहा ना रख के चौपाई के साथ इन्होंने बरवे का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है, आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, परीक्षा में बनता है। शुक्ल जी ने नूर मोहम्मद की जो रचना इंद्रावती है, इसको सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, जो शाहजहां का समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। कहते हैं आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि किसको माना है, प्रेम मार्गी शाखा का शुक्ल जी ने वो माना है सूरदास नामक एक पंजाबी कवि को, जो शाहजहां के समकालीन थे। वो जो पंजाबी वाले सूरदास जी थे, उन्होंने जो है प्रेम मार्गी शाखा के एक हिंदू कवि हैं, जो कि शुक्ल जी के द्वारा माने गए हैं। और वो पंजाब के रहने वाले थे, यानी कि वो सूरदास जो थे वो पंजाबी सूरदास थे। ये शाहजहां के समकालीन थे और इन्होंने जो रचना लिखी थी प्रेमाख्यानक काव्य, वो नल दमयंती नामक प्रेम कथा का वर्णन किया था। इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्यों और उनके नायक नायिका निम्न है। अब जो महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए हैं, इनके नायक नायिका कौन कौन है देख लीजिएगा, एक झलक यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें चंदायन, जो चंदायन रचना है मुल्ला दाऊद की, इसमें जो नायक और नायिका है लोर यानी कि लोरिक और नायिका है चंदा। लोर को लोरिक भी कहते हैं और इसकी जो नायिका है वो है चंदा, ठीक है। सत्यवती कथा के जो नायक और नायिका हैं, इसमें नायिका है राजकुमारी सत्यवती और नायक है राजकुमार ऋतुपर्ण। किसमें? सत्यवती कथा में। मृगावती की बात करें तो मृगावती में जो नायक है वो है राजकुमार और नायिका है मृगावती। अगली रचना है पद्मावत। पद्मावत में जो रत्नसेन है, पद्मावती और रत्नसेन की जो पत्नी है वो नागमती है और पद्मावती कौन थी? इनकी प्रेमिका थी रत्नसेन की। फिर बात करें मधुमालती। मधुमालती में मधुमालती जो है वो पत्नी थी किसकी? मनोहर। मनोहर नायक था और नायिका मधुमालती थी। प्रेमा एक दूसरी स्टोरी चल रही थी, इसमें प्रेमा जो है वो नायिका थी और नायक ताराचंद था। मतलब मधुमालती में दो स्टोरी चलती है ना, दो लोगों की लव स्टोरी चलती है। तो एक तो स्टोरी मधुमालती और मनोहर की चलती है, दूसरी प्रेमा और ताराचंद की चलती है। फिर अगली रचना है माधवानल कामकंदला, ठीक है। इसमें जो है नायिका जो है वो कामकंदला है और नायक जो है वो माधव है। अगली रचना है रूपमंजरी। ये नंददास की रचना है रूपमंजरी। इसमें बात करें तो इसमें विवाहिता रूपमंजरी है और नायक जो है वो कृष्ण है। जो नायिका है वो विवाहिता है और उसका नाम है रूपमंजरी और जो नायक है वो कृष्ण है। और लास्ट रचना है
रत्नसेन। रत्नसेन की बात करें तो रत्नसेन जो रचना है इसके नायक जो हैं वो रंभा और नायिका जो है वो सोमा है। ठीक है, तो याद रखिएगा रत्नसेन के जो नायक हैं वो है रंभा और नायिका जो है सोमा है। तो ये जो है प्रेमाख्यानक काव्य के नायक और नायिका थे, जहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलता है हर परीक्षा में। तो ये प्रेम मार्गी सूफी शाखा को आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, पढ़िएगा। 2 क्लास इसकी हो चुकी है, ये आज दूसरी क्लास है और कल हम जो है इसके आगे महत्वपूर्ण इनकी काव्य पंक्तियों को देखेंगे। तो कल की भी क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और चीज़ें आपको अच्छे से याद हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए। तो ठीक है, फिर कल हम मिलते हैं। प्रेम मार्गी सूफी शाखा की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे और उम्मीद करते हैं कल ये महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हमारी समाप्त भी हो जाएंगी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कल की क्लास भी देखना आप मत भूलिएगा। कल हम ट्रिक से सारी काव्य पंक्तियों को याद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।